गाजा में एक तरफ ट्रंप की शांति योजना की बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल के बम फिर से बरस रहे हैं। सवाल है, शांति की एक ऐसी कोशिश है जहां बातचीत के बीच 13 फिलिस्तीनियों की जान चली गई। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी सिंह है और आप देख रहे हैं हमारा खास शो किस्सा दुनिया का। गाजा से एक बार फिर बेहद परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है। एक तरफ शांति की बातें हो रही हैं, बातचीत की उम्मीद दिखाई जा रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना के बीच ये दावा किया जा रहा है कि हालात को सामान्य करने की कोशिश आगे बढ़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ गाजा में हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। इजराइल ने साफ कह दिया है कि वो गाजा पर अपने हमले बंद नहीं करेगा। और इसी बीच रविवार को हुए हवाई हमलों में 13 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यानी एक तरफ बातचीत की मेज है तो दूसरी तरफ जमीन पर फिर वही बमबारी, वही डर और वही तबाही दिख रही है। अब इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ एक साथ कई बातें हो रही हैं। एक तरफ हमास की तरफ से सशर्त तौर पर हथियार छोड़ने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि वो गाजा में सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए कोई समझौता नहीं करेगा। अमेरिका की तरफ से शांति योजना को लेकर उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन इसी दौरान गाजा में हमले जारी हैं। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? क्या शांति योजना आगे बढ़ रही है या जमीन पर हालात फिर बिगड़ रहे हैं? हमास की शर्तें क्या हैं? इजराइल क्या चाहता है? नेतन्याहू क्या चाहते हैं? और अगर दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े रहे तो आगे क्या हो सकता है? सबसे पहले गाजा में हुए ताजा हमलों की बात करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने लगातार दूसरे दिन गाजा के अलग अलग इलाकों में हवाई हमले किए। गाजा सिटी, खान यूनिस, दीर अल बलाह जैसे इलाकों में बमबारी की गई। इन हमलों में 13 लोगों के मारे जाने की और कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। दोस्तों, जिन जगहों को निशाना बनाए जाने की बात कही जा रही है उनमें घर, शरणार्थी शिविर और बहुमंजिली इमारतें शामिल हैं। कुछ जगहों पर इमारतें गिर गई और आग भी लगने की खबर आई है। यानी जिस वक्त दुनिया शांति की बातें सुन रही है, उसी वक्त गाजा में लोगों को बमों और हमलों का सामना करना पड़ रहा है। यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी विडंबना है। बातचीत हो रही है लेकिन हमले भी हो रहे हैं। शांति की योजना पर चर्चा हो रही है लेकिन जमीन पर हालात शांत नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर इजराइल हमले क्यों नहीं रोक रहा? इजराइल के ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने साफ कहा है कि इजराइल हमास को हथियार डालने का मौका देना चाहता है, लेकिन उसे भरोसा नहीं है कि हमास ऐसा करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि गाजा पर हमले रोकने के लिए इजराइल कोई समझौता नहीं करेगा। इस बयान का मतलब बहुत सीधा है। इजराइल कह रहा है कि अगर हमास हथियार छोड़ता है तो आगे की बातचीत की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन जब तक इजराइल को यह भरोसा नहीं होता कि हमास पूरी तरह हथियार छोड़ रहा है, तब तक सैन्य दबाव जारी रहेगा। यानी एक तरफ इजराइल की तरफ से बहुत बड़ा मुद्दा है हमास के हथियार और उसका भविष्य, लेकिन दूसरी तरफ हमास की शर्तें भी सामने हैं। अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में हमास ने सशर्त तौर पर हथियार छोड़ने की बात कही है, लेकिन इसके साथ उसकी 2 बड़ी मांगे भी हैं। पहली, गाजा से इजरायली सेना की वापसी और दूसरी, इजराइल की तरफ से हमले रोकना। अब यहां मामला फिर अटक जाता है, क्योंकि हमास कहता है कि वो हथियार छोड़ने की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन उससे पहले गाजा में इजरायली सेना की मौजूदगी खत्म होनी चाहिए और हमले पूरी तरह बंद होने चाहिए। दूसरी तरफ इजराइल कहता है कि पहले हमसे हमास को हथियार छोड़ने होंगे और उसके बाद आगे ही स्थिति पर बात हो सकेगी। यानी आप देख रहे हैं दोनों पक्षों की शर्तें लगभग उल्टी दिशा में खड़ी हैं। हमास कहता है पहले हमला बंद करो और सेना हटाओ, फिर आगे बात होगी। इजराइल कहता है पहले हथियार छोड़ो, उसके बाद आगे की बात होगी। और इसी वजह से शांति की बातचीत इतनी मुश्किल होती जा रही है। अब यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका इस पूरे मामले में इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। ट्रंप ने बातचीत की शुरुआत और शुरुआती प्रगति पर खुशी जाहिर की। यानी अमेरिका की तरफ से यह संकेत दिया गया कि शायद लंबे समय से चले आ रहे इस संघर्ष में कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन जमीन पर सवाल यह है कि अगर शांति की बातचीत आगे बढ़ रही है तो फिर गाजा में हमले क्यों जारी हैं?
यही सवाल सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है, क्योंकि आम लोगों के लिए शांति का मतलब सिर्फ बातचीत नहीं होता। शांति का मतलब होता है बमबारी बंद हो, लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, बच्चों को डर के बीच ना जीना पड़े, अस्पतालों पर दबाव कम हो, खाने पीने की और जरूरी चीजें बेहतर हो। लेकिन अगर बातचीत के दौरान भी हमले जारी रहते हैं तो लोगों को शांति की उम्मीद कैसे होगी? गाजा की स्थिति पहले से बेहद मुश्किल रही। लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के कारण बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से विस्थापित हुए। कई परिवारों ने एक से ज्यादा बार अपना ठिकाना बदला। ऐसे में जब किसी इलाके में हवाई हमला होता है तो लोगों के पास सुरक्षित जगह ढूंढना भी आसान नहीं होता। रविवार को जिन इलाकों में हमले हुए उनमें गाजा सिटी, खान यूनिस और दीर अल बलाह शामिल है। दोस्तों, ये ऐसे इलाके हैं जिनका नाम इस संघर्ष के दौरान बार बार सामने आता रहा। कई घर निशाना बनते रहे, कहीं शिविरों में रहने वाले लोग प्रभावित होते हैं तो कहीं बड़ी इमारतों को नुकसान पहुंचता है। अब इजराइल का दावा है कि उसकी कार्रवाई का मकसद हमास पर दबाव बनाना है। इजराइल चाहता है कि हमास अपनी सैन्य ताकत और हथियार छोड़ दे, लेकिन इस कार्रवाई का सबसे बड़ा असर आम फिलिस्तीनी लोगों पर पड़ता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गाजा में मानवीय स्थिति को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। अब इजराइल ने यह भी दावा किया है कि उसकी सेना गाजा के करीब 70% हिस्से पर नियंत्रण रखती है। अगर हमास हथियार नहीं डालता तो इजराइल की तरफ से पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे की बात कही जा रही है। ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर किसी इलाके के बड़े हिस्से पर पहले से सैन्य नियंत्रण हो और फिर बाकी हिस्से पर भी नियंत्रण की बात सामने आए तो इसका मतलब है कि संघर्ष और लंबा चल सकता है। इजराइल के ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने कहा कि इजराइल ने अमेरिका के साथ जो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं उसके मुताबिक हमास को अस्तित्व में नहीं रहना चाहिए। यानी इजराइल की नजर में सिर्फ हथियार छोड़ देना ही काफी नहीं है, वो हमास को एक संगठन के तौर पर खत्म करना चाहते हैं। यही बात इस पूरे विवाद को और मुश्किल बनाती है, क्योंकि हमास की तरफ से अगर हथियार छोड़ने की सशर्त बात सामने आती है तो इजराइल का अगला सवाल है, क्या हमास सिर्फ हथियार छोड़ेगा या संगठन तौर पर भी खत्म होगा? और हमास की तरफ से सवाल है, अगर गाजा से इजरायली सेना नहीं हटती, अगर हमले जारी रहते हैं तो हथियार क्यों छोड़े? यानी एक तरह से दोनों तरफ भरोसे की कमी है। इजराइल को डर है कि अगर वो सेना पीछे हटा लेता है और हमास हथियार नहीं छोड़ता तो कुछ समय बाद फिर वही स्थिति पैदा हो सकती है। दूसरी तरफ हमास और फिलिस्तीनी पक्ष को डर है कि अगर पहले हथियार डाल दिए गए और इजरायली सेना गाजा में बनी रही तो उसके बाद उनके पास दबाव बनाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा, और इसी डर के कारण बातचीत आगे बढ़कर भी अटक जाती है। अब यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, शांति समझौता सिर्फ दो लोगों के बीच बैठकर फैसला कर लेने से नहीं होता। इसके लिए कई मुद्दों पर सहमति बनानी पड़ती है। कौन कहां रहेगा, सेना कब हटेगी, हथियारों का क्या होगा, गाजा का प्रशासन कौन चलाएगा, सुरक्षा कौन संभालेगा, लोगों के लिए राहत कैसे पहुंचेगी, विस्थापित लोगों की वापसी कैसे होगी, और सबसे जरूरी, अगर समझौते की किसी शर्त का पालन नहीं हुआ तो क्या होगा? इन सवालों का जवाब जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल इस समझौते को लागू करना भी है। अब ट्रंप की शांति योजना की बातें करें तो अमेरिका की कोशिश यही दिखती है कि दोनों पक्ष किसी ऐसे रास्ते पर पहुंचे जिससे युद्ध दोबारा ना भड़के। लेकिन अमेरिका का इजराइल के साथ बेहद करीबी रिश्ता है, इसलिए अमेरिका पर यह भी सवाल उठता है कि वो इजराइल पर कितना दबाव डाल सकता है और क्या वो इजराइल को हमले रोकने के लिए मजबूर कर सकता है। दूसरी तरफ हमास पर भी दबाव है। अगर वो हथियार छोड़ने को तैयार होता है तो उसके सामने अपने भविष्य का सवाल है। अगर वो हथियार नहीं छोड़ता तो इजराइल की तरफ से सैन्य कार्रवाई और बढ़ सकती है। यानी दोनों तरफ दबाव है, और इस पूरे दबाव के बीच सबसे बड़ी परेशानी आम लोगों को हो रही है। गाजा में रहने वाले लोगों के लिए ये सिर्फ कोई राजनीतिक बहस नहीं है, उनके लिए इसका मतलब है कि अगला दिन सुरक्षित होगा या नहीं, उनका घर बचेगा या नहीं, उनके परिवार के लोग सुरक्षित रहेंगे या नहीं, उनके पास खाना और दवाई होगी या नहीं। और यही वजह है कि किसी भी शांति योजना की असली परीक्षा कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर होती है। अगर बातचीत चल रही है लेकिन बम गिर रहे हैं तो आम लोगों के लिए शांति अभी भी बहुत दूर है। अब सवाल यह भी है कि इजराइल गाजा के इतने बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखने के बावजूद हमले जारी क्यों रख रहा है? इजराइल की तरफ से इसका जवाब है कि जब तक हमास को पूरी तरह खत्म नहीं किया जाता या उसके हथियारों का खतरा खत्म नहीं होता तब तक सुरक्षा का सवाल बना रहेगा। इजराइल का कहना है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा चाहता है, वहीं फिलिस्तीनी पक्ष का कहना है कि लगातार सैन्य कार्रवाई से आम नागरिकों की जान जा रही है और
गाजा में रहने की स्थिति लगातार खराब है। यानी एक तरफ सुरक्षा का तर्क है और दूसरी तरफ आम लोगों की सुरक्षा का सवाल। यही इस संघर्ष की सबसे बड़ी समस्या है। दोनों पक्ष अपनी सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन जमीन पर आम नागरिकों की सुरक्षा सबसे कमजोर कड़ी बन जाती है। अब 13 लोगों की मौत वाली खबर पर लौटते हैं। रविवार को हुए हवाई हमलों में 13 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर सामने आई। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए गए। अगर हम इस आंकड़े को सिर्फ एक संख्या की तरह देखें तो शायद इसकी गंभीरता समझ ना आए, लेकिन हर एक संख्या के पीछे एक परिवार है। किसी का पिता, किसी की माँ, किसी का बच्चा, किसी का भाई या बहन। और जब लगातार हमले होते हैं तो सिर्फ एक दिन का नुकसान नहीं होता, लोगों का घर जाता है, काम जाता है, इलाज की सुविधा प्रभावित होती है और परिवारों का पूरा जीवन बदल जाता है। यही वजह है कि युद्ध विराम के दौरान भी अगर हमले जारी रहते हैं तो शांति प्रक्रिया पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अब इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि वो हमास को हथियार डालने का मौका देना चाहता है, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहा है कि हमले रोकने के लिए कोई समझौता नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल सैन्य दबाव को बातचीत का हिस्सा मान रहा है। वहीं हमास की तरफ से कहा जा रहा है कि हथियार छोड़ने की संभावना है, लेकिन इसके बदले इजराइल को गाजा से सेना हटानी होगी और हमले रोकने होंगे। तो क्या दोनों पक्ष एक बीच का रास्ता निकाल सकते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। संभव रास्ता शायद यही हो सकता है कि दोनों पक्ष एक साथ कुछ कदम उठाएं, यानी सिर्फ एक पक्ष से पूरी तरह झुकने की उम्मीद ना हो। अगर हमास हथियारों को लेकर कोई कदम उठाता है तो उसके बदले इजराइल भी सैन्य कार्रवाई कम करने या सेना हटाने को लेकर कोई कदम उठाए। लेकिन क्या दोनों पक्ष एक दूसरे पर इतना भरोसा कर सकते हैं? यही मुश्किल है, क्योंकि इस पूरे संघर्ष में भरोसा ही है जो बहुत कम है। इजराइल को भरोसा नहीं कि हमास हथियार छोड़ने के बाद दोबारा हमला नहीं करेगा। हमास को भरोसा नहीं कि अगर वो हथियार छोड़ता है तो इजराइल गाजा से सेना हटा लेगा और हमले पूरी तरह बंद कर देगा। और जब भरोसा ही नहीं तो समझौते की हर लाइन पर सवाल खड़ा होना जायज है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर इजराइल वास्तव में गाजा के 70% हिस्से पर नियंत्रण रखता है और बाकी हिस्से पर भी नियंत्रण की बात करता है, तो इससे गाजा के भविष्य को लेकर बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर पूरा इलाका सैन्य नियंत्रण में आ जाता है तो वहां प्रशासन कौन चलाएगा? वहां रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चलेगी? स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी और दूसरी जरूरी सेवाओं का क्या होगा? और अगर हमास को पूरी तरह खत्म करने की बात की जाती है तो उसके बाद गाजा की राजनीतिक व्यवस्था कौन संभालेगा? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि सिर्फ सैन्य कार्रवाई से किसी इलाके की समस्या हमेशा के लिए खत्म नहीं होती। युद्ध के बाद उस जगह को चलाना, लोगों को सुरक्षा देना और उनके लिए सामान्य जिंदगी वापस लाना उतना ही जरूरी है। अब अमेरिका की भूमिका फिर महत्वपूर्ण हो जाती है। ट्रंप शांति योजना को लेकर खुश हैं और बातचीत आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका को ये तय करना होगा कि वो सिर्फ बातचीत की मेज पर बैठने वालों का समर्थन करता है या जमीन पर भी ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेगा जिसमें शांति की बातचीत चल सके। क्योंकि अगर बातचीत के दौरान ही लगातार हमले होते रहे तो बातचीत का भरोसा कमजोर होता है और यही सबसे बड़ा खतरा है। एक तरफ शांति योजना आगे बढ़ाने की बात हो रही है और दूसरी तरफ इजराइल कह रहा है कि हमले बंद नहीं होंगे। अगर यह स्थिति बनी रहती है तो शांति योजना का अगला चरण मुश्किल में पड़ सकता है। हमास की तरफ से हथियार छोड़ने की सशर्त तैयारी को एक मौका माना जा सकता था, लेकिन उस मौके का क्या होगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इजराइल और अमेरिका आगे क्या कदम उठाते हैं। इजराइल का कहना है कि हमास को अस्तित्व में नहीं रहना चाहिए। हमास की तरफ से अपनी शर्तें हैं, अमेरिका बीच में है और गाजा में आम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। यानी ये मामला सिर्फ युद्ध रोकने का नहीं है, ये इस बात का भी है कि युद्ध के बाद गाजा का भविष्य क्या होगा। क्या वहां फिर से घर बनाए जाएंगे? क्या विस्थापित लोग वापस लौट पाएंगे? क्या सुरक्षा का कोई ऐसा इंतजाम होगा जिसमें आम लोगों को डर के बिना जीने का मौका मिले? क्या इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच किसी लंबे समय के राजनीतिक समाधान की तरफ कदम बढ़ेंगे? इन सवालों का जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन एक बात जरूर साफ है कि अगर लगातार हमले जारी रहते हैं तो शांति की किसी भी कोशिश को नुकसान पहुंच सकता है। और यही वजह है कि रविवार को हुए हमले और 13 लोगों की मौत की खबर सिर्फ एक और सैन्य कार्रवाई की खबर नहीं है। यह उस बड़े सवाल की तरफ इशारा करती है कि क्या बातचीत और युद्ध एक साथ चल सकते हैं। अगर एक तरफ कहा जा रहा है कि बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ बम गिर रहे हैं, तो जमीन पर रहने वाले लोगों को आखिर किस पर भरोसा करना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आगे क्या होगा ये कई चीजों पर निर्भर करेगा। क्या हमास हथियार छोड़ने की अपनी शर्तों पर कायम रहता है? क्या इजराइल अपनी सैन्य कार्रवाई को कम करने के लिए तैयार होता है?
क्या अमेरिका दोनों पक्षों के बीच कोई बातचीत का रास्ता निकाल पाता है? और क्या गाजा में आम लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाते हैं? अगर इनमें से किसी एक सवाल का जवाब भी नकारात्मक रहा तो शांति प्रक्रिया फिर अटक सकती है। लेकिन अगर दोनों पक्ष कुछ कदम पीछे हटने और कुछ समझौते करने को तैयार होते हैं तो शायद बातचीत आगे बढ़ सकती है, क्योंकि शांति का मतलब ये नहीं होता कि एक पक्ष पूरी तरह जीत जाए और दूसरा पक्ष पूरी तरह हार जाए। शांति का मतलब होता है कि लड़ाई रुक जाए और लोगों को सामान्य जिंदगी जीने का मौका मिले। गाजा में रहने वाले आम लोगों के लिए शायद सबसे जरूरी चीज यही है। उन्हें ये नहीं देखना कि कौन बयान में जीत रहा है, उन्हें ये चाहिए कि आसमान से बम ना गिरे, रात को घर में सोते समय डर ना लगे, बच्चे स्कूल जा सके, अस्पताल काम कर सके, परिवार एक साथ रह सके और लोग अपने घर वापस लौट सके। लेकिन फिलहाल तस्वीर इससे साफ काफी अलग है। एक तरफ ट्रंप की शांति योजना है, दूसरी तरफ इजराइल के हमले जारी हैं। हमास सशर्त हथियार छोड़ने की बात कर रहा है। इजराइल कह रहा है कि हमास को पूरी तरह खत्म होना होगा। गाजा के बड़े हिस्से पर इजरायली सेना के नियंत्रण की बात कही जा रही है और इस बीच आम फलस्तीनी लोग लगातार इस संघर्ष की कीमत चुका रहे हैं। तो आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा नजर इस बात पर होगी कि क्या बातचीत वास्तव में आगे बढ़ती है या फिर सैन्य कार्रवाई दोबारा तेज होती है। क्या हमास अपनी शर्तों में बदलाव करता है? क्या इजराइल हमले रोकने पर विचार करता है? क्या गाजा से इजरायली सेना की वापसी को लेकर कोई रास्ता निकलता है? और क्या ट्रंप की शांति योजना सिर्फ एक कागजी योजना बनकर रह जाती है या वास्तव में जमीन पर बदलाव दिखाई देता है? फिलहाल इतना जरूर है कि गाजा में हमले रुकने की उम्मीद के बीच फिर 13 लोगों की मौत की खबर ने सवाल खड़े कर दिए। शांति की बात तब ज्यादा भरोसेमंद लगेगी जब जमीन पर भी शांति दिखाई देगी, क्योंकि बातचीत की मेज पर हाथ मिलाना आसान है, लेकिन उस हाथ को तब तक थामे रखना मुश्किल है जब जमीन पर गोलियां और बम चलते रहे। इजराइल कह रहा है वो सुरक्षा के लिए पीछे नहीं हटेगा। हमास कह रहा है कि वो इजरायली सेना की मौजूदगी में हथियार नहीं छोड़ेगा। अमेरिका शांति का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है और गाजा के आम लोग चाहते हैं कि बस किसी तरह ये सब खत्म हो जाए। आखिर में सबसे बड़ा सवाल है, क्या दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों से थोड़ा पीछे हटेंगे? क्या बातचीत को एक और मौका मिलेगा या फिर गाजा में एक बार फिर युद्ध की आग और तेज होगी? क्योंकि हर दिन की देरी का मतलब सिर्फ राजनीतिक बातचीत में देरी नहीं है। इसका मतलब है कि जमीन पर रहने वाले लोगों की परेशानी और लंबी हो सकती है। 13 लोगों की मौत की खबर इस बात की याद दिलाती है कि शांति की बात और शांति की हकीकत के बीच अभी बहुत बड़ा अंतर है और जब तक यह अंतर खत्म नहीं होगा तब तक गाजा में शांति की कोई कोशिश अधूरी मानी जाएगी। अब सबकी नजर आने वाले दिनों पर है। हमास क्या करता है, इजराइल क्या फैसला लेता है और अमेरिका कितना दबाव बनाता है, और सबसे जरूरी, क्या गाजा में सच में हमले रुक सकते हैं? क्योंकि अगर शांति योजना को सफल होना है तो सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर भी उसकी तस्वीर बदलनी होगी। और फिलहाल गाजा का जो तस्वीर सामने आ रहा है वो यही बताता है कि शांति की राह अभी आसान नहीं है। बहरहाल हमारी आज के इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो किस्सा दुनिया का। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।